सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत और विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कैसे परंपरागत चिकित्सा को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ पर समझेंगे कि आखिर परंपरागत चिकित्सा पद्धति क्या होती है, आधुनिक चिकित्सा पद्धति से कैसे अलग होती है, इसके कौन कौन से रूप होते हैं, भारत सरकार के द्वारा इसके विकास के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, जो आयुष मंत्रालय बनाया गया है उसने इसके लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं, और इसी में समझेंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन भी अब अपना कौन सा योगदान देने जा रहा है। आइए इसको थोड़ा समझने का हम प्रयास करते हैं। इट्स नॉट यू इट्स बायोलॉजी नामक प्रसिद्ध पुस्तक अपने सभी अध्यायों में यह सिद्ध करने का प्रयास करती है कि हमारा शरीर एक जीव विज्ञान है, अर्थात एक बायोलॉजी है, और यह जो बायोलॉजी है इसमें कई प्रकार के परिवर्तन हमेशा होते रहते हैं। चाहे आप एंजाइम के स्तर पर देखें, हार्मोन्स के स्तर पर देखें। जब हमारा शरीर स्वस्थ है, इसका मतलब क्या है कि ये जो बायोलॉजी की पूरी प्रक्रिया है वह सही ढंग से कार्य कर रही। लेकिन अक्सर हम बीमार पड़ जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम किसी वायरस, किसी बैक्टीरिया या किसी बीमारी की चपेट में आए हैं, और जो हमारे शरीर का बायोलॉजी है वह क्या हुआ है, डिस्टर्ब हुआ है। तो होता क्या है कि जब हम बीमार होते हैं तो हमारे शरीर की जो प्रोडक्टिविटी है वह कम हो जाती है, हमारी जो उत्पादकता कम होती है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वह पूरी तरह से कार्य नहीं कर रहा है, और नहीं करने की वजह से क्या होता है, हम जो है कि अस्वस्थ महसूस करते हैं। अब जब अस्वस्थ महसूस करते हैं तो उसके लिए क्या जरूरत होती है, हमें चिकित्सा पद्धति की जरूरत होती है। जो चिकित्सा पद्धति है वह क्या करता है कि हमें रोगों से मुक्ति दिलाता है। चिकित्सा को अगर हम जो है कि डिफाइन करने का प्रयास करें तो संकीर्ण अर्थ में रोगों से आक्रांत होने पर रोगों से मुक्त होने के लिए जो उपचार किया जाता है उसे चिकित्सा कहते हैं। अर्थात अगर हमने संकीर्ण अर्थ में क्या समझा कि किसी बीमारी से हम बीमार हो गए हैं तो उससे मुक्ति के लिए जो हम चिकित्सा या जो थेरेपी लेते हैं वही क्या है, चिकित्सा। लेकिन अगर व्यापक अर्थ में देखें तो चिकित्सा के अंतर्गत वो सभी उपचार और उपाय शामिल होते हैं जिससे क्या होती है, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा होती है और रोगों का निवारण होता है। रोगों का निवारण का मतलब कि रोगों को आने से रोका जाता है, और जो रोग हो चुके हैं उनसे मुक्ति का प्रयास किया जाता है। हर समाज अपने विकास के क्रम में कई प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों को अपनाता है और उसका विकास करता है। हमारे समाज और घरों में प्रयोग होने वाली इस चिकित्सा पद्धति को पारंपरिक चिकित्सा पद्धति या फिर लोक चिकित्सा पद्धति के नाम से जाना जाता है। आसान संदर्भों में कि जैसे कि आपने देखा होगा, आपको चोट लग जाती है, आपको कोई बीमारी हो जाती है, तो सामान्य आपके घरों में कुछ नुस्खे होते हैं, अर्थात जो दादी नानी के द्वारा बताए गए होते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। यह जो ज्ञान है यह क्या है, परंपरागत चिकित्सा पद्धति का एक भाग है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई जगह पे होता है कि अगर आपके हाथ पर चोट लग गई तो आप क्या करते हैं, कई जगह हमने देखा है कि प्याज, हल्दी और तेल का जो है कि एक लेप बनाकर मालिश की जाती है। तो यह जो पद्धति है क्या है, परंपरागत चिकित्सा पद्धति का एक भाग है। ठीक इसी तरह से बहुत से एग्जाम्पल आपके पास होंगे जिनको आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो इस तरह से जो पारंपरिक चिकित्सा या लोक चिकित्सा है यह क्या है, मानवीय जो पीढ़ियां गुजरी हमसे पहले, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, उन्होंने अपने अनुभव से सीखा है, प्रकृति में जो उपलब्ध चीजें हैं उनका प्रयोग करना सीखा है, और इससे क्या होता है कि हम क्या करते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं। जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है यह क्या है, आधुनिक चिकित्सा प्रणाली से थोड़ा सा अलग होती है। अलग इस वजह से होती है क्योंकि इसमें कुछ हमारी मान्यताएं हैं, अर्थात उसके पीछे का जो हमने सिद्धांत खोजा है, जो हमने तर्क खोजे हैं, जो हमारे अनुभव हैं, वो सभी जगह एक ही रूप में दिखाई नहीं देते हैं। हर जगह की जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है वो अलग अलग होती है। जैसे बुखार के संदर्भ में ही देखें तो अगर आपको पता चलेगा कि भारत में उससे मुक्ति के लिए कुछ अन्य पद्धतियां होंगी, तो वहीं अगर सहारा के क्षेत्रों में देखें, लैटिन अमेरिकी क्षेत्रों में देखें, तो वहां से इससे मुक्ति के लिए
अलग तरीके होंगे। इसका मतलब क्या है, जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है वह क्षेत्र विशेष के जो अनुभव हैं वहां पर जो उपलब्ध संसाधन है उससे जुड़ी होती है। कई एशियाई और अफ्रीकी तथा लैटिन अमेरिकी देशों में 80% तक जो जनसंख्या है वह प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार में स्थानीय पारंपरिक चिकित्सा पर निर्भर है। अब एक शब्द आया यहाँ पर, प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार। इसका मतलब है कि नॉर्मली आपको फीवर हुआ, जो आपको जुकाम हुआ या छोटा मोटा कोई जो उपचार करवाते हैं जिसमें सर्जरी वगैरह शामिल नहीं है, अगर इसके संदर्भ में देखा जाए तो एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों में 80% जनसंख्या क्या करती है, इन्हीं जो है कि पारंपरिक चिकित्सा पर अपने आप को निर्भर करती है और केवल वह आधुनिक चिकित्सा पद्धति का सहारा तभी लेती है जब उसके पारंपरिक जो चिकित्सा पद्धति है वह जो है कि बहुत कारगर नहीं हो पाती। अब इस तरह से हमने समझ लिया कि जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति वह क्या है। जब एक स्थान की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति अपनी गृह भूमि से बाहर प्रयोग होने लगती है तो उसे हम बोलते हैं वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का हमने क्या बताया कि हर क्षेत्र के लिए एक चिकित्सा पद्धति, लेकिन जब उसकी एक्सेप्टेंस क्या हो जाए, बाहर के क्षेत्रों में भी हो जाए, बड़े स्तर पर उसका प्रयोग होने लगेगा तो उसको कहेंगे वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति। वैकल्पिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां की जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है वो उससे अलग है, उसके अलावा है। तो इस तरह से हमने लिया हमने वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति। विश्व की जो प्रमुख पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां हैं इसमें देखेंगे तो हमको पता चलेगा, आयुर्वेद है, यूनानी चिकित्सा पद्धति है, सिद्ध चिकित्सा पद्धति है, प्राचीन ईरानी चिकित्सा पद्धति है, एक्यूपंक्चर का आपने नाम सुना होगा, मुटी का नाम सुना होगा, ईफा का नाम सुना होगा, जड़ी बूटियों के माध्यम से जो चिकित्सा पद्धति की जाती है उसको सुना होगा। तो कई प्रकार की जो चिकित्सा पद्धतियां हैं ये क्या है जो आपके स्क्रीन पर लिखी हैं, यह पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के ही क्या है रूप। अगर आपने देखा होगा, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बहुत सी बीमारियां जो होती हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, घरेलू जो उपचार करते हैं। तो जो हम घरेलू उपचार करते हैं ये भी क्या है, हमारे जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति है उसी का एक क्या है भाग है। और घरेलू उपचार या घरेलू नुस्खे किसी रोग की चिकित्सा की वह विधि है जिसमें जड़ी बूटियों, मसालों, सब्जियों का या फिर जो आसानी से उपलब्ध सामग्री का हम क्या करते हैं प्रयोग करते हैं, जो हमें सार्वजनिक रूप से आसानी से मिल पाते हैं, जो कि हमारे घरों में रहते हैं। तो यह जो हमारी पद्धति है ये क्या है, पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का ही एक रूप है। पश्चिमी जगत में उन सभी चिकित्सा पद्धतियों को वैकल्पिक चिकित्सा कहते हैं जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत नहीं रखी जाती हैं। इसे प्रायः साक्ष्य आधारित चिकित्सा पद्धति के रूप में देखा जाता है। इसको और मैं डिफाइन करूं तो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति से तात्पर्य उस चिकित्सा पद्धति से है जिसको अब व्यापक थोड़ा स्वरूप मिल गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति आधुनिक चिकित्सा पद्धति नहीं है। जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है उसको जो अपनाया गया है वो कैसे अपनाया गया है, उसमें क्या होते हैं वैज्ञानिक प्रयोग किए जाते हैं, बार बार प्रयोग किए जाते हैं, और जब हर बार एक ही प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं तब उस पर क्या करते हैं हमारी एक्सेप्टेंस मिलती है, तब उस पर क्या होता है हमारी सहमति मिलती है। लेकिन जो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है वह इतनी ठोस नहीं होती, अर्थात वो किसी एक क्षेत्र में जो है कि विकसित हुई, लेकिन जब उसका अनुभव किया गया तो हर क्षेत्र में लगभग उससे मिलता जुलता अनुभव लोगों को मिल रहा है, वो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है। अर्थात पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का अगला रूप वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है, और वैकल्पिक चिकित्सा से भी ज्यादा आधुनिक जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है जिसमें हर चीज को कई बार एक ही तरह से प्रयोग किया जाता है, जिससे हमेशा क्या हो सके उसका एक ऐसा रूप प्राप्त हो सके जिसको हम क्या कर सके जनरलाइज कर सके। आई होप आप पूरा समझ पाए होंगे कि जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है इसमें हम करते क्या हैं, इसमें हम करते हैं कि हर चीज के पीछे वैज्ञानिक कारणों का, अर्थात जो बीमारी और उसके इलाज के कार्य कारण सिद्धांत है, अर्थात अगर बीमारी हुई है तो उसका कुछ कारण होगा, और जब कारण है तो उसका कोई समाधान होगा, और वह समाधान हमेशा एक ही जैसे जब मिलता है तब उसको हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं आधुनिक चिकित्सा पद्धति। इसको आसान संदर्भों में देखें।
कोविड 19 की बीमारी है, तो कोविड 19 की बीमारी को आप देख रहे होंगे कि इसकी फेज 1 ट्रायल, फिर फेज 2 ट्रायल, फिर फेज 3 ट्रायल। तो ये क्यों अपनाया जा रहा है? ये इस वजह से अपनाए जा रहे हैं ताकि हम क्या करें, जब मेडिसिन का निर्माण करें तो सभी देश के हर व्यक्ति पर उसका जो असर है एक ही रूप में हो। एक ही रूप में क्यों हो? कि सभी लोग हम क्या हैं, इंसान हैं। हम लोग की जो बायोलॉजिकल सिस्टम है लगभग एक जैसा ही है। तो इसी के लिए हमें क्या करना है, हमें प्रयास यह करना है कि जब हम मेडिसिन बनाएं तो क्या हो, पूरे कार्य कारणों पर आधारित हो। लेकिन इसी कोविड से निपटने के लिए आप देखेंगे तो जो हमारी परंपरागत चिकित्सा पद्धति है, नॉर्थ इंडिया के संदर्भ में कुछ अलग हो सकती है और साउथ इंडिया के संदर्भ में कुछ अलग। जैसे कि नॉर्थ इंडिया के लोग सुनेंगे तो वो बताएंगे कि आप इन जड़ी बूटियों का सेवन करते रहेंगे तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो मजबूत होगी। वहीं साउथ इंडिया में क्या होगा, इसके उपचार के रूप में जो विकल्प बताए जा रहे होंगे वह अलग होंगे। कुल मिलाकर जो पारंपरिक जो चिकित्सा पद्धति है वह क्षेत्र विशेष के लिए होती है, और जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है ये काफी ठोस है और साथ ही साथ हर चीज का प्रयोग करती है। लेकिन हर जो आपकी परंपरागत चिकित्सा पद्धति है उसमें हमेशा एक ही जैसे रिजल्ट प्राप्त हो जरूरी नहीं। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में जहां लोगों को तुरंत राहत मिलता है, यह काफी प्रभावी भी होती है, लेकिन इसी के साथ यह महंगी भी है, अर्थात खर्चीली है, और इसके द्वारा कई प्रकार से जो स्वास्थ्य पर निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग उपचार के दौरान इतना ज्यादा मेडिसिन खा लेते हैं जिसका निगेटिव इम्पैक्ट उनको एक नई बीमारी का कारण बन जाती है। तो इस तरह से कई बार यह देखा गया है कि जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है, जिसको हम एलोपैथी का भी नाम दे देते हैं, वह क्या है कि बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है, बहुत खर्चीली है। इसीलिए हर क्षेत्र में पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि पारंपरिक चिकित्सा क्या है, उससे जो है कि इन्फेक्शन या फिर उसके द्वारा किसी प्रकार की अन्य बीमारी उत्पन्न नहीं होती, प्रकृति में मौजूद है, हमारे आपके घरों में वो सभी चीज़ें मौजूद हैं और काफ़ी क्या है, सेफ है। और हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर वह चीज़ें आसानी से उपलब्ध है। कोविड 19 महामारी के दौरान जहां पूरा विश्व वैक्सीन बनने का इंतजार कर रहा है, भारत ने कोविड 19 से लड़ने के लिए अपनी जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति है इसके संघटकों का प्रयोग किया है, इसको बढ़ावा दिया है। और इसी के तहत आपने देखा होगा कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कई विकल्प बताए गए, और इसी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आपने देखा होगा कि कई ऐसे फर्म है, कई ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने कई प्रकार की जड़ी बूटियों के मिक्सचर को बेचा और करोड़ों रुपए प्राप्त किए। इसका मतलब क्या है कि जो इम्यूनिटी को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया वह क्या है, हमारी परंपरागत चिकित्सा पद्धति में पहले से थी, हम उससे थोड़ा बहुत परिचित थे। लेकिन जब किसी कंपनी ने, किसी संस्थान ने कहा कि आप इसका प्रयोग करिए, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ने से क्या होगा, जो कोविड 19 से जो इन्फेक्शन अगर हो भी जाता है तो आपकी जो इम्यूनिटी हो मजबूत रहेगी और आप क्या करेंगे, दीर्घायु बने। ये जो पूरा प्रयास किया गया और इससे जो परिणाम प्राप्त हुए, उसमें परंपरागत जो हमारी चिकित्सा पद्धति है उसका भी क्या है, एक बड़ा योगदान है। 13 नवंबर को 5वें आयुर्वेद दिवस पर जामनगर के आयुर्वेद अध्यापन एवं अनुसंधान संस्थान तथा जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को राष्ट्र को समर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि आयुर्वेद भारत की विरासत है, जिसके विस्तार से पूरी मानवता की भलाई समाई हुई है। अर्थात आयुर्वेद का विकास क्या करेगा, पूरे मानवता को संरक्षित करने का प्रयास करेगा। आगे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोरोना के संक्रमण से भारत आज संभली हुई स्थिति में है, तो इसमें पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का बड़ा योगदान है, जो अन्य देशों को भी क्या कर रहा है, समृद्ध कर रहा है। और यह समृद्ध किस रूप में कर रहा है कि हमारे यहाँ जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति के रूप में जो जड़ी बूटियों का, जो मसालों का प्रयोग होता है, उसका एक्सपोर्ट बढ़ा है यूरोप से लेकर अमेरिकी देशों में। इससे पता चलता है कि जो हमारी परंपरागत चिकित्सा पद्धति है, इसकी जो मान्यता है वह बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि आज ब्राजील की राष्ट्रीय नीति में आयुर्वेद शामिल है। भारत अमेरिका संबंध हो या फिर भारत जर्मनी के रिश्ते हो, उसमें आयुष और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का जो जुड़ाव है वह निरंतर बढ़ रहा है। आगे हम आयुष के विषय में भी बात करेंगे। कोरोना से मुकाबले के लिए जब कोई प्रभावी तरीका नहीं था तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि घर घर में हल्दी, काढ़ा, दूध जैसी अनेक इम्यूनिटी बूस्टर जो उपाय थे, इनका उपयोग किया गया और इससे
इससे क्या हुआ, हमने संक्रमण के बावजूद, बढ़ते संक्रमण के बावजूद हमने क्या किया, जो हमारे यहाँ डेथ रेट है उसको हम कंट्रोल करने में सफल है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि कोरोना काल में पूरी दुनिया में आयुर्वेदिक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ी है और डेटा के रूप में उन्होंने कहा कि बीते साल की तुलना में इस साल सितंबर में आयुर्वेदिक उत्पादों का जो निर्यात है वह 1.5 गुना बढ़ा है और मसालों के निर्यात में भी क्या हुई, तेजी से बढ़ोतरी हुई है। भारत के पास आरोग्य से जुड़ी हुई बहुत बड़ी विरासत है, लेकिन यह ज्ञान ज्यादातर किताबों और शास्त्रों में और थोड़ा बहुत दादी और नानी के नुस्खों तक सीमित रहा है, जिसे बढ़ाने के लिए क्या हो सकता है, हम जो प्रयास करेंगे उससे विश्व स्वास्थ्य सुधर सकता है, ये प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा। जामनगर के आयुर्वेद अध्यापन और अनुसंधान संस्थान को संसद के एक कानून के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्रदान किया गया है, जबकि जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। और किस वजह से दिया गया है, क्योंकि हमें पता है कि आने वाले समय में ये जो संस्थान है इनका इंपॉर्टेंस ज्यादा होगा। अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि आखिर अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या किया। आयुर्वेद दिवस के दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई। इसमें कहा गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत में पारंपरिक दवाइयों के एक वैश्विक केंद्र की स्थापना करेगा। WHO के महानिदेशक ने कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी महसूस हो रही है कि पारंपरिक और जो चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण, जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए हम भारत में पारंपरिक दवाइयों का WHO का एक केंद्र स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। और उन्होंने कहा कि इससे क्या होगा कि WHO की जो पारंपरिक चिकित्सा रणनीति 2014 से 2023 की है उसको क्रियान्वित करने में WHO के प्रयासों को सफलता मिली। अर्थात WHO 2014 से लेकर 2023 तक जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के कई प्रयास करता आया है और इसी के क्रम में इस केंद्र की स्थापना की जा रही है। इससे क्या होगा, जो भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धति है उसको भी विकास का अवसर मिलेगा और विश्व की अन्य जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां हैं उनको भी एक नई पहचान मिलेगी। इस रणनीति का अर्थात इस केंद्र को स्थापित करने का जो उद्देश्य है वह है स्वास्थ्य और सुरक्षित विश्व के लिए देशों को नीतियां बनाने और उसमें पारंपरिक चिकित्सा की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाने का यह एक प्रयास है। आने वाले समय में हम देखेंगे जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है उसको बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के केंद्र और इस प्रकार की नीतियां ज्यादा दिखाई देंगी। कारण क्या है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की भी अब मान्यता है कि जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां हैं इनको बढ़ावा देने की जरूरत है, क्योंकि जब हम पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देंगे तो हम प्रकृति से जुड़ाव महसूस करेंगे, उसको नष्ट नहीं करेंगे, उसको संरक्षित करने का प्रयास करेंगे। और जो मानवीय शैली इस समय हो गई है कि हर प्रकृति की चीज का उपभोग कर लेना है, इसमें कुछ गिरावट आएगी और साथ ही साथ प्रकृति के पीछे जो मानवीय मूल्य हैं उनका भी संरक्षण हो सकेगा। तो यहां तक तो समझा हमने WHO। अब थोड़ा सा हम आयुर्वेद पर बात करते हैं और समझते हैं कि आयुर्वेद का विकास हुआ क्या। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद संस्कृत के दो शब्दों आयुर तथा वेद का सम्मिलित रूप है। आयुर का अर्थ होता है दीर्घ आयु, अर्थात लॉन्ग एज, लंबे समय तक आप जीवित रहने की जो कैपेसिटी है उसको दीर्घायु बोलते हैं। और जो इसमें वेद शब्द है उसका मतलब क्या है? एक तरह का विज्ञान। तो आयुर्वेद का मतलब क्या हुआ कि विज्ञान की यह वह शाखा है जिसमें व्यक्ति के जीवन को दीर्घायु बनाने का प्रयास किया जाता है। यह तभी संभव है जब व्यक्ति स्वस्थ रहे और साथ ही साथ उसकी जो पोषण शैली है, उसकी जो जीवन शैली है वह सही है। अर्थात आयुर्वेद दो तरह से कार्य करता है। एक तो ये बीमारियों की रोकथाम करता है, दूसरा यह क्या करता है कि आपकी जो पोषण शैली है उसमें क्या क्या चीज शामिल होना चाहिए जो कि आपकी प्रकृति में ही उपलब्ध है उसको भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है। यह आयुर्वेद प्राचीन भारतीय प्राकृतिक और समग्र वैद्य शास्त्र चिकित्सा पद्धति का हिस्सा है। आपने सुने होंगे कि पहले जो है कि वैद्य हुआ करते थे, तो ये जो वैद्य हुआ करते थे उनके पास क्या था? एक परंपरागत चिकित्सा का एक नॉलेज हुआ करता था, उसी को बढ़ाने का क्या है? एक प्रयास है। एलोपैथी जहां रोग के प्रबंधन पर केंद्रित होती है, वहीं जो आयुर्वेद है वह रोग की रोकथाम और रोग उत्पन्न करने वाले जो मूल कारण है उनको ही समाप्त
समाप्त करने पर केंद्रित होता है। अर्थात जो एलोपैथी है वह क्या करता है, आपकी बीमारी को वहां पर रोक देता है, लेकिन जो आयुर्वेद है वो क्या करता है, उसका समूल नाश अर्थात उसको जड़ से खत्म करने का प्रयास करता है। इसी कारण इसमें न सिर्फ उपचार को शामिल किया जाता है बल्कि जीवन जीने का वह तरीका भी इसमें सिखाया जाता है, बताया जाता है, जिससे आपका जीवन लंबा और खुशहाल हो सके। आयुर्वेद के अनुसार व्यक्ति के शरीर में वात, पित्त और कफ जैसे 3 तत्वों में संतुलन होना जरूरी है। इसीलिए आयुर्वेद में के द्वारा इसमें संतुलन बनाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि इसके असंतुलन से ही हर प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इसीलिए जब आयुर्वेद की आप बात करते हैं तो आपके सामने 3 शब्द वात, पित्त और कफ बार बार नजर आते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद ये भी कहता है कि वात, पित्त और कफ का संतुलन भी जरूरी है और इसी के साथ जरूरी है आपकी प्रतिरोधक क्षमता। इसी के कारण जब कोविड-19 आया तो लोगों ने कहा कि अभी हमारे पास वैक्सीन तो नहीं है, आने में समय लगेगा, लेकिन हमारे पास विकल्प है कि हम क्या करें, जो हमारी इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने का प्रयास करें। हालांकि आपने उसमें कुछ ऐसे भी स्टेटमेंट सुने होंगे कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ऐसे उपाय भी बताए गए जिनका ना कोई सिर था ना कोई पैर था, लेकिन फिर भी उसी में बहुत से ऐसे अच्छे रिसोर्स भी थे, ऐसी जो पद्धतियां भी बताई गई जिसके माध्यम से लोग क्या कर रहे हैं, कोविड-19 के संक्रमण से भी क्या कर रहे हैं, अपने आप को स्वस्थ रख पा रहे हैं। भारत में अगर आयुर्वेदिक का विकास समझें तो ब्रिटिश राज में आयुर्वेद को जो कि अवैज्ञानिक माना गया, इसको रहस्यमयी माना गया तथा धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ माना गया और इसे नष्ट करने का प्रयास किया गया, अर्थात बढ़ावा नहीं दिया गया। और इसी के तहत वर्ष 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में आयुर्वेद की जो शिक्षण पद्धति थी, जो शिक्षण हो रहा था, उस पर रोक लगा दी गई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जब आगे बढ़ा और लोगों ने कहा कि यह जो हमारे हित हैं, वो जो कि हमारी परंपरागत चिकित्सा पद्धति है, इसको भी बढ़ावा देना चाहिए, हर क्षेत्र में ब्रिटिश राज को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, तो जो ब्रिटिश नीति है वह थोड़ा सा कम आक्रामक हुई इसको नष्ट करने के संदर्भ में। और यहीं से क्या होता है, पुनः हमारे यहाँ आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को नई ऊर्जा देने का प्रयास किया जाता है। अर्थात जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके विषय में हम एक चीज नहीं जानते हैं कि उन्होंने हमारी जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति है उसको भी संरक्षित करने का प्रयास किया और इसी के कारण उन्होंने संगठनों का भी निर्माण किया, कई प्रकार की जो मैगजीन है, पत्रिकाएं हैं, उनका भी प्रकाशन प्रारंभ किया गया। आयुर्वेद के विकास में ब्रिटिश राज जो है वो एक ठहराव का वर्ष माना जाता है और उसका जो प्रारंभ होता है फिर से आगे बढ़ना वो होता है स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद पुनः आयुर्वेद के महत्व को प्रदान किया गया और आयुर्वेद को आधुनिक चिकित्सा पद्धति से जोड़ने का प्रयास किया गया। स्वतंत्रता के बाद कलकत्ता, बनारस, हरिद्वार, इंदौर, बंबई और पुणे आयुर्वेद जो है कि यहाँ के जो आयुर्वेदिक केंद्र ये काफी उत्कृष्ट संस्थान के रूप में उभर कर आए और धीरे धीरे इसका विकास क्या हुआ, आगे बढ़ा। स्वतंत्रता के बाद आयुर्वेद को बढ़ावा देने का प्रयास अवश्य किया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका जो फैलाव है वो सीमित रहा। कारण यह था कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का कोई ठोस मानकीकरण नहीं था कि कहाँ तक पहुंचकर कहाँ तक हम आगे जा सकते हैं। साथ ही साथ उसका जो संस्थागत विकास होता है, ये पूरा एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर हो, हर चीज़ का पैमाना हो, उसके लिए वेल एजुकेशन सिस्टम को स्थापित किया जाए, वह नहीं हो पाया। और साथ ही साथ जो इसके उत्पाद होते हैं, अर्थात जो इसके प्रोडक्ट होते हैं, वो हर स्थान पर एक ही रूप में नहीं मिलते, इसके वजह से ये रुकावट हुई। और इसी को देखते हुए आयुर्वेद चिकित्सा को और बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की गई, जिससे वो क्या कर सके, अपने जो सभी चिकित्सा पद्धतियां हैं, परंपरागत चिकित्सा पद्धतियां हैं, उनको बढ़ावा दे सके। और इसी के तहत आपने सुना होगा कि जो आयुष मंत्रालय बनाया गया, उस मंत्रालय का उद्देश्य क्या था कि जो भी हमारी परंपरागत चिकित्सा पद्धतियां हैं उनको इस रूप में आगे बढ़ाया जाए जिससे सभी चीजों का विकास हो सके। जब हम शब्द यूज करते हैं आयुष, इसका मतलब क्या है, इसमें शामिल है आयुर्वेद, इसमें शामिल है यूनानी चिकित्सा पद्धति, इसमें शामिल है सिद्ध चिकित्सा पद्धति, इसमें शामिल है होम्योपैथी की चिकित्सा पद्धति। और ये सभी जो चिकित्सा पद्धतियां हैं ये भारत में लंबे समय से यूज करती रही। इसीलिए अपनी स्थापना के बाद से ही आयुष मंत्रालय सभी हितधारकों के साथ
एक कुशल नेटवर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, जिससे आयुर्वेद के क्षेत्र में जो शैक्षणिक और रिसर्च वाले मुद्दे हैं उनका समाधान हो सके और उसमें जो रुकावट आती है उसको दूर करके एक सतत विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा सके, जिससे हमारी जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति है वो जमीनी स्तर पर भी क्या कर सके, फैलाव हासिल कर सके। आपने देखा होगा कि आपके चारों तरफ हॉस्पिटल खुलते हैं, लेकिन क्या होता है वहां पर जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है ये नहीं खुलते। अगर खुल भी जाते हैं तो लोग भरोसा नहीं हासिल कर पाते। इसके पीछे का कारण यह है कि लोगों का उस पर भरोसा कम है, क्योंकि उसका मानकीकरण कम हुआ। और इसी को देखते हुए बार बार आयुष मंत्रालय के द्वारा कई प्रकार के प्रयास किए गए हैं, जिनका जिक्र आगे हम करेंगे। वैश्विक स्तर पर आयुष चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों के साथ 13 जो है कि समझौते कर रखे हैं। और इन सभी समझौतों में क्या है कि अनुसंधान को बढ़ावा देना, इसके शिक्षा को बढ़ावा देना, प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। आयुष प्रणालियों के संवर्धन और विकास के लिए भारत सरकार राज्य सरकारों और केंद्र शासित सरकारों के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय मिशन को जो है कि क्रियान्वित कर रहा है। और यहाँ पर जो राष्ट्रीय मिशन है वह क्या है, राष्ट्रीय आयुष मिशन। तो जो राष्ट्रीय आयुष मिशन है उसको बार बार बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है, उसको जमीनी रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। और इससे क्या होगा, जो राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत क्या होगा, जो मैंने आयुष के अंतर्गत जो चिकित्सा पद्धतियों का आपको नाम बताया, अर्थात आयुर्वेद, यूनानी चिकित्सा पद्धति, सिद्ध चिकित्सा पद्धति, होम्योपैथिक, इसको क्या किया जाएगा, जमीनी स्तर पर फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। आयुष ग्राम की संकल्पना के तहत जो व्यवहार परिवर्तन है, संचार है और औषधि जड़ी बूटियों की पहचान और उसके उपयोग को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। इससे क्या होगा, जो हमारे ग्राम स्तर पर जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं वह क्या करेंगे, आयुष के विषय में जानकारियों को प्रसारित कर सकें। आयुष मंत्रालय की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम के तहत 50 से अधिक देशों के साथ हमने क्या किया है, यूनानी और आयुर्वेदिक उत्पादों का पंजीकरण किया है। और इसी के तहत हमने 31 देशों में क्या किया है, आयुष सूचना सेल की स्थापना की है। ये सूचना सेल क्या करता है, आयुष को बढ़ाने का प्रयास करता है। भारत ने 5 रेलवे जोनल अस्पतालों में आयुष विंग्स की भी स्थापना का प्रयास के लिए एक हस्ताक्षर किया है और आने वाले समय में इसको और बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। तो ये तो हमने समझा कि अभी तक क्या क्या प्रयास किए हैं। अब समझते हैं कि आयुर्वेद से जुड़ी हुई चुनौतियां क्या हैं, क्योंकि इन्हीं चुनौतियों की वजह से यह जो है कि अभी एक क्रांतिकारी बदलाव नहीं ला पाया। तो हमें समझना होगा कि आखिर चुनौतियां कौन कौन सी। पहली चुनौती तो यह है कि आयुर्वेद के संदर्भ में कि एक रूपता या जो है कि सार्वभौमिकता का अभाव होता है। अर्थात जैसे कि मैंने बताया कि जो आयुर्वेद की पद्धति है वह आपको हिमालय क्षेत्र में कुछ और दिखाई दे सकती है, मैदानी क्षेत्रों में कुछ और दिखाई दे सकती है और दक्षिण भारत के राज्यों में कुछ और दिखाई। इसलिए एक जब तक कोई सार्वभौमिक रूप नहीं होगा तब तक हम कैसे पैमाना बना सकते हैं कि किस तरह से इसको बढ़ावा दिया जाए, किस बीमारी के संदर्भ में किस चीज का प्रयोग किया जाए। दूसरा है जो हमारे यहाँ स्टैंडर्ड्स जो मानक हैं उनके क्रियान्वयन का भी अभाव दिखाई देता है। कई बार सरकार ने प्रयास किया है कि कुछ चीजों को हम बढ़ावा दें एज ए इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में या परंपरागत चिकित्सा के रूप में या आयुर्वेद को बढ़ावा देने के रूप में, लेकिन होता क्या है कि जो मानक रखे जाते हैं उन मानकों का पालन नहीं किया जाता। मानकों का पालन ना किए जाने से चुनौती ये होती है कि जब लोग उसका प्रयोग करते हैं तो उनका जब रिजल्ट वैसा नहीं प्राप्त होता है जैसा कि मिलना चाहिए, तो लोगों का भरोसा क्या होता है, इस पर से कम होता है। तीसरी चुनौती है कि विषम परिस्थितियों के हर बार इसका जो प्रभावी उपचार का अभाव होता है। विषम परिस्थितियां का मतलब है कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार हो गया, किसी ऐसी बीमारी से संक्रमित हो गया जिससे तुरंत उसको राहत की जरूरत है, तो उसका समाधान इसके तहत नहीं हो पाता। जब विषम परिस्थितियों में कोई जो है कि चिकित्सा पद्धति अपने आप को खरा सिद्ध नहीं कर पाएगी तो क्या होगा, चुनौती तो कहीं ना कहीं आएगी और उससे जो भरोसा है लोगों का कम होगा। चौथी जो इसमें चुनौती है वह है कि जो आयुर्वेदिक फर्म होते हैं ये ना तो मानकों का पालन करते हैं और ना ही जो है कि हमेशा क्या करते हैं, सही तथ्य सामने रखते हैं। ये क्या करते हैं, भ्रामक जो है कि प्रचार करते हैं और भ्रामक प्रचार करके अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करते हैं जैसे कि वह दवा ना बेचकर अमृत बेच रहे हो। इससे क्या होता है कि जो वैज्ञानिक समाज वाला एक व्यक्ति है वह क्या होता है, थोड़ा सा इससे दूरी बनाता है। तो यहां पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है।
साथ ही साथ इसका जो अभी बहुत ज़्यादा ना तो हमने इसकी डीप स्टडी की है और ना ही बहुत ज़्यादा हमने रिसर्च की है, लेकिन आने वाले समय में जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा एक केंद्र बनाया जाएगा, कहीं ना कहीं इसमें सुधार होगा। साथ ही साथ लोगों के बीच इनके जो प्रभाव के विषय में उचित जानकारी का अभाव है। कई बार आपने देखा होगा कि आपको सर दर्द हुआ तो आप किसी से पूछिए तो आपको किसी मेडिसिन का नाम बता देता है, वह यह नहीं बताता है कि जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति है वह उसका प्रयोग करे। कारण ये कि वो भी नहीं जानता है, तो जब लोगों के पास ऐसी जानकारियां नहीं होंगी तो वह उसका प्रयोग नहीं करेंगे। अगली जो चुनौती है वह है कि जो संस्थागत और व्यावसायिक उपयोग है इसका वह कम होता है, अर्थात जो इंस्टीट्यूशनल वर्क होना चाहिए वो उतना नहीं हो पाए। और लास्ट जो चुनौती है कि इसमें तुरंत आराम नहीं मिलता और जो बदलती हुई जीवन शैली है उसमें यह फिट नहीं हो पाता। लेकिन अगर हम इन चुनौतियों का सामना कर लेते हैं तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो परंपरागत भारतीय चिकित्सा पद्धति है या किसी भी समाज की जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति है उसका विकास होगा, प्रकृति से जुड़ा होगा, प्रकृति में जो मानवीय हस्तक्षेप है वो कम होगा और हम ज़्यादा स्वस्थ और खुशहाल प्रकृति के माध्यम से ही रह पाएंगे। तो ये आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।